पश्चिम एशिया का वो हिस्सा जहां जमीन बारूद उगलती है और आसमान से मौत बरसती है। एक तरफ इजरायली फौज बारूदी हमले कर रही है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के वो लड़ाके हैं जो सुरंगों और पहाड़ों के सीने में गुरिल्ला युद्ध की नई इबारत लिख रहे हैं। युद्ध विराम के बीच लेबनान में जंग पूरी तरह से थमी नहीं है। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर दक्षिणी लेबनान में फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया, लेकिन इजराइल ने इस आरोप को खारिज कर दिया। देखिए, लेबनान की सरजमीन पर इस वक्त जो मंजर है वो किसी कयामत से कम नहीं। इजरायली सेना के विमान और तोपखाने दक्षिणी लेबनान की पहाड़ियों को मलबे के ढेर में तब्दील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लड़ाके भी टस से मस नहीं हो रहे। ये जंग सिर्फ दो ताकतों की नहीं है, वजूद की जंग है। एक तरफ आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों को जमींदोज कर रहा है तो वहीं हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चुनौतियां दे रहे हैं। वार और पलटवार का ये दौर जारी है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये सीरीज लेबनान का पूरा दक्षिणी हिस्सा सुलगा रही है। और इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने संयुक्त राष्ट्र से लेकर मानवाधिकार गलियारों में भी खलबली मचा दी है। इजरायली सेना पर आरोप लग रहे हैं कि उसने दक्षिण देता है, इंसान की हड्डियां तक गला देता है। जब इसे तोप के गोलों या हवाई बमों के जरिए हवा में ब्लास्ट किया जाता है तो इसके अंदर से 116 जलते हुए टुकड़े निकलते हैं जो 125 से 250 मीटर के दायरे में फैल जाते हैं। खबर है कि दक्षिण लेबनान में कई गांवों में पलायन कर चुके लाखों नागरिक अब चाहकर भी अपने घरों को नहीं लौट पा रहे। नबाते, टायर और खियाम जैसे तमाम इलाकों के बाशिंदों के पास अब लौटने की कोई भी वजह नहीं और कोई महफूज आशियाना नहीं। और इसकी वजह वो रासायनिक धुआं बताया जा रहा है जो जमीन पर गिरते ही सब कुछ राख कर देता है। आरोप है कि दक्षिणी लेबनान के रिहायशी इलाकों के ऊपर सफेद फास्फोरस वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इजराइल ने इस इल्जाम को खारिज कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि फास्फोरस बम क्या होता है और ये कितना घातक हो सकता है। फास्फोरस बम इतना खतरनाक है कि जिस इलाके में भी गिरता है वहां पलक झपकते ही सब कुछ भस्म हो जाता है। ये बम हवा के संपर्क में आते ही खुद ही जलने लगता है और जलने पर फास्फोरस बम करीब 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान पैदा करता है। स्किन के संपर्क में आने पर यह बम न सिर्फ जलता है बल्कि शरीर के टिश्यूज की गहराई तक घुसता है। ये स्किन से चिपक जाता है और जब तक ऑक्सीजन मिलती रहे ये मांस को जलाते हुए सीधे हड्डियों तक पहुंचता है। इसकी आग पानी डालने पर भी नहीं बुझती बल्कि धुएं का गुबार बनाते हुए तेजी से भड़कती है। इसके जलने से निकलने वाला सफेद धुआं
धुआं जहरीला होता है। इसे सांस के जरिए अंदर लेने से फेफड़ों में गंभीर जलन होती है, दम घुटने की नौबत आ जाती है और कई बार ये जानलेवा साबित होता है। फास्फोरस का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में सैनिकों और टैंकों के मूवमेंट को दुश्मन की नजरों से छिपाने के लिए बड़े पैमाने पर गाढ़ा सफेद धुआं पैदा करने के लिए किया जाता है। धुएं की मोटी परत दुश्मन के इंफ्रारेड ऑप्टिक्स और गाइडेड मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम को फेल कर देता है। इसके अलावा जंगलों, बंकरों या खुले मैदानों में छिपे दुश्मन के हथियारों और सैन्य ठिकानों को आग लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जब ये रिहायशी इलाकों पर गिरता है तो इनके संपर्क में आने वाले लोगों की स्किन से लेकर फेफड़े और हड्डियां तक गल जाती हैं। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि इजराइल ने फास्फोरस अटैक में जिन 155 mm के MH-25A1 आर्टिलरी शेल्स का इस्तेमाल किया है वो मेड इन अमेरिका है। अमेरिका में डेमोक्रेट सांसद रशीदा तलेब ने ट्रंप प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका में फास्फोरस म्यूनिशन का प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है। आरोप यह है कि अमेरिका लगातार इजराइल को फास्फोरस बमों की सप्लाई कर रहा है और अमेरिका से मिले इन खतरनाक बमों का इस्तेमाल ही इजरायली फोर्स लेबनान में कर रही है। The only place in the entire northern hemisphere right now that literally fills white phosphorus munition right in the northern is right here in the United States in Arkansas. We are supplying these horrific chemical bombs to the Israeli military, and our military is providing operational support as we speak for these scorched earth campaigns that is destroying the very conditions of life in Lebanon. इजराइल और हिजबुल्लाह के ताजा संघर्ष में लेबनान की तरफ से आरोप लगाया गया कि आईडीएफ ने फास्फोरस बम से हमला किया है और इस मुद्दे पर अमेरिका ने भी बार-बार सवाल उठाए। Organizations such as Human Rights Watch have documented Israel's illegal use of white phosphorus multiple times in Lebanon, which is a war crime. They launched it in residential neighborhoods, y'all, in Lebanese farmland. Is this what our country is supporting? White phosphorus is a chemical agent that ignites when exposed to oxygen and burns at up to 800 degrees Celsius, melting human flesh to the bone and poisoning soil and with toxic heavy metals. White phosphorus kills. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता जहां लोग रहते हैं। हालांकि सैन्य अभियानों में धुएं का पर्दा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसे लेकर कानूनी तस्वीर साफ नहीं है। इसीलिए कई देश इसका फायदा उठाकर दुश्मन पर प्रहार करते हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल को सामूहिक हत्या का दोषी करार दिया है। नबातिये, टायर और ख्याम जैसे इन तमाम इलाकों के विस्थापित नागरिक आज दाने दाने को मोहताज हैं। वो बेघर हैं, बैरूत या सीरिया की सीमाओं की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। इस पूरे विवाद पर इजराइल का रुख क्या है, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल इजराइल ने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए सफेद फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया है। वहाँ की सेना दावा करती है कि उसने कभी रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दावा तो ये भी है कि किसी भी तरह के केमिकल और जैविक हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसने कभी युद्ध से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं किया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का तर्क है कि उनके पास सफेद फास्फोरस आधारित धुएं के गोले जरूर हैं, लेकिन उनका मकसद युद्ध के मैदान में अपनी टुकड़ियों को दुश्मन की नजरों से छिपाने के लिए स्मोक स्क्रीन यानी धुएं की दीवार खड़ी करना है, और ये पूरी तरह से वैध है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सफेद फास्फोरस को सीधे तौर पर केमिकल वेपन या रासायनिक हथियार नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक इंसेंडरी एजेंट यानी आग लगाने या धुआं पैदा करने वाला माध्यम माना जाता है। इसीलिए आईडीएफ का कहना है कि दुश्मन के खिलाफ रणनीतिक रूप से खुद को छिपाने के लिए वे उसका इस्तेमाल करते हैं और ये किसी भी तरह से अवैध नहीं। बहरहाल इस महायुद्ध में कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने जानबूझकर दक्षिणी लेबनान के नागरिक इलाकों, स्कूलों और रिहायशी मकानों को निशाना बनाया है और उनके नीचे अपनी सुरंगें और बंकर, रॉकेट लॉन्च पैड्स बना दिए हैं। ऐसे में जब हिजबुल्लाह नागरिकों को ढाल बनाकर इजराइल पर हर रोज सैकड़ों रॉकेट दागता है तो इजराइल को जवाबी कार्रवाई तो करनी ही पड़ती है।
सैन्य विश्लेषकों की माने तो इस तरह के जटिल और घने रिहायशी इलाकों वाले तमाम युद्ध क्षेत्र में ऑपरेशन चलाना चुनौतीपूर्ण होता है और यही वजह है कि सेना को अपनी सुरक्षा के लिए स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए इन हथियारों का सहारा लेना पड़ता है। पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये दौर और सैन्य दांवपेच के बीच का सच क्या है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें फंसा कौन है? इसमें फंसा है आम इंसान, जो ना तो किसी सेना का हिस्सा है और ना ही किसी संगठन का। वो सरहद के इस पार हो या उस पार, उसे ही युद्ध की विभिक्षिका झेलनी पड़ती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अमेरिका और ईरान में डील हो गई है, मिडिल ईस्ट में जंग थम गई है और ईरान हर्जाने की रकम भी वसूल करने वाला है। लेकिन खाड़ी मुल्कों पर ईरान की दहशत छा रही है। डर है कि ईरान कहीं $300 बिलियन का हिस्सा अपने आतंकी प्रॉक्सी तक न पहुंचा दे। अमेरिकी थिंक टैंक इसे लेकर चेतावनी दे रहे हैं। ईरान को फंड देना जंग को भड़काना साबित हो सकता है। चालीस दिनों तक तबाही का ज़लज़ला, पूरा मिडिल ईस्ट जलता रहा। जंग में विध्वंस थम जाएगा? क्या ईरान का रवैया बदल जाएगा? हमास, हिजबुल्लाह और हूती, ईरान के लिए उसके सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के खिलाफ ये तीनों 24/7 वॉर मशीन की तरह हैं। ये वो प्रॉक्सी जिनके बूते जंग में ईरान न सिर्फ टिका रहा बल्कि मल्टी फ्रंट पर लड़ता भी रहा।